नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। और हम किसान आंदोलनों का अंतिम जो है लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपन बूंदी के किसान आंदोलन पढ़ेंगे और ब्रज क्षेत्र में किसान आंदोलन पढ़ेंगे। ब्रज क्षेत्र में अलवर और भरतपुर दोनों जगह किसान आंदोलन हुए, उन पर अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो बूंदी क्षेत्र में जो किसान आंदोलन थे उसके महत्वपूर्ण कारण वही थे। एक तो लाल बाग और बेगार जो सब किसान आंदोलनों में आपको कॉमन मिलेगी। उसके अलावा वहां का बूंदी का प्रशासन थोड़ा भ्रष्ट था, है ना। लोग बाग वहां के जो पदाधिकारी और अधिकारी गण थे वो बहुत अच्छी घूस लिया करते थे। इसके अलावा बिजोलिया और बेगू से वो आंदोलन प्रभावित था। ठीक है, और राजस्थान सेवा संघ का भी वहां पर प्रभाव था, अच्छा खासा प्रभाव था। ठीक है, तो आप देखेंगे बिजोलिया और बेगू से प्रभावित हो, क्योंकि हाड़ौती वाला क्षेत्र है, बूंदी वाला क्षेत्र है, बिल्कुल मेवाड़ के बगल में पड़ता है। तो वहां से वहां पे बिजोलिया जस्ट पास में है, तो बिजोलिया से जो आंदोलन की जो धारा है वो कहां तक पहुंच जाएगी, वो बूंदी तक पहुंच जाएगी। पर प्लस राजस्थान सेवा संघ का भी अच्छा बोलबाला है बिजोलिया क्षेत्र में, तो वो जो बोलबाला है वो बूंदी क्षेत्र में भी आपको दिखाई देता है। इस वजह से जो है बूंदी में किसान आंदोलन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो किसान आंदोलन होता है उसको बोलते हैं अपन बरड़ आंदोलन, है ना। बरड़ जो है बूंदी में पड़ता है। 1922 से लेकर 1925 तक यहाँ पर एक किसान आंदोलन होता है, और इसमें जो है राजस्थान सेवा संघ और बिजोलिया किसान पंचायत, बिजोलिया में अपन ने देखा था किसान पंचायतों की स्थापना हुई थी, तो उसी बिजोलिया किसान पंचायत के जो है प्रेरणा से जो है बूंदी में भी बरड़ वाले क्षेत्र में बहुत सारी किसान पंचायतों की जो है शुरुआत होती है। तो वहां पर जो है बहुत सारी किसान पंचायतों की शुरुआत होगी, और वहां पर जो सभाएं हैं उनका आयोजन किया जाएगा। तो विभिन्न सभाओं का लंबा खोहा में एक सभा होती है, निमाणा में एक सभा होती है, फिर डाबी में होती है, फिर गराड़ा में होती है। मतलब इस तरीके की जो सभाएं है ना वो रेगुलरली इन किसान पंचायतों के द्वारा कराई जाती है। तो 29 मई को लंबा खोहा में, 30 मई को निमाणा में। आपको कोई जरूरत नहीं है याद करने की, बट मैंने कॉन्टेक्स्ट में लिख दी कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर बहुत सारी सभाएं केवल आंदोलन को फैलाने के लिए, प्रसार करने के लिए जो है अलग अलग जगह पर सभाएं की जाती थी अपने राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। ठीक है, तो बिजोलिया का एक अपन ने नाम पढ़ा था भंवरलाल स्वर्णकार, जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन के लिए प्रेरणा के लिए कविताएं लिखी थी। तो भंवरलाल स्वर्णकार की एक उपाधि थी प्रज्ञाचक्षु, है ना। इनको प्रज्ञाचक्षु बोला जाता था, भंवरलाल स्वर्णकार को। इनको जो है इस आंदोलन में बूंदी के बरड़ में जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जब यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो इनको समर्थन था राजस्थान सेवा संघ का और प्रतीक जी का, है ना। तो राजस्थान सेवा संघ और प्रतीक जी इनको समर्थन देंगे। फिर किसान पंचायत का गठन कर देंगे बिजोलिया तर्ज पर। जैसे मैंने कहा ना, बिजोलिया किसान पंचायत वहां पर बिजोलिया वाले क्षेत्र में गठित हुई थी, उसी तर्ज पर जो है अपने बरड़ वाले क्षेत्र में भी किसान पंचायतों का गठन होगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद जो है डाबी और गराड़ा में बहुत सारी सभाएं होती है, उनमें निर्णय निकल के आता है कि राज्य कानूनों की अवहेलना करो आप, और कर्मचारियों की जो है भुगतान, अगर वो पैसा देना उसके बावजूद भी आप जो है कर्मचारियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध मत करो। तो ये डाबी और गराड़ा की सभाओं में निर्णय लिया गया। उसके बाद जो है किसानों ने लोग इनको राज्य कानून की अवहेलना करना शुरू कर दिया, और कर्मचारियों को पैसा पे करने के बाद भी जो है खाद्य सामग्री देने से मना कर दिया। ठीक है, तो 14 नवंबर 1922 की घटना है, जिसमें नयनू राम शर्मा जो अपने हाड़ौती और बूंदी वाला जो प्रजामंडल है उनके अध्यक्षता जो करते हैं, उनके जो संस्थापक हुआ करते थे, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उनके गिरफ्तार करने के बाद जो है आंदोलन और तीव्र हो जाता है। आंदोलन तीव्र हो जाता है। 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक स्थान हुआ करता था, डाबी में जो है किसान सभा का आयोजन किया जा रहा था। उस समय किसान सभा का आयोजन हो रहा है, तो वहां पर जो है एक वहां के जो पुलिस अधीक्षक थे, है ना, उस क्षेत्र के, उसका नाम था इकराम हुसैन। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस नाम का याद रख लेना आप नाम। इकराम हुसैन द्वारा जो है वहां पर जो है एक अंधाधुंध गोलीबारी की जाती है, और उसमें जो है नानक भील और देवीलाल गुर्जर दोनों का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो नानक भील और देवीलाल गुर्जर दोनों जो है शहीद हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको है ना आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से स्टार मार्क लगा लेना, और इनके नाम आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इकराम हुसैन जो है वहां का पुलिस अधीक्षक होता है, और उसने नानक राम या नानक भील और देवीलाल गुर्जर दोनों को जो है हत्या कर दी उस आंदोलन में। ठीक है, तो दोनों जब शहीद हो जाते हैं तो इनके नेतृत्व में माणिक्यलाल वर्मा जी ने एक गीत लिखा था, माणिक्यलाल वर्मा जी ने अर्जी नाम का गीत, नानक भील की याद में। ठीक है, तो ये भी ऐसे प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत किस आंदोलन के बारे में लिखा था, तो वो बरड़ आंदोलन है, डाबी हत्याकांड है, और डाबी हत्याकांड में नानक भील की याद में लिखा है वो गीत। ठीक है, तो ये आंदोलन आप याद रख लेना। और इसमें जो है अपने राजस्थान सेवा, देखो 1923 तक ये आंदोलन चल रहा है इस तरीके से। फिर नैनू राम शर्मा बूंदी के अधिकारियों को पत्र भी लिखेंगे शांति के लिए कि आप
जो है हमारे किसानों पर जो है अत्याचार अनाचार मत करिए, या आप जो है इनसे इनकी जो भी मांगे हैं उनको पूरी करने का प्रयास कीजिए। तो ये बूंदी के अधिकारियों को पत्र लिखते हैं, लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं रहते हैं। फिर राजस्थान सेवा संघ में आप अपन देखते हैं कि 1927 के बाद जो है फूट डलनी शुरू हो जाती है। प्रतीक जी और रामनारायण चौधरी ये सब लोग जो है अलग अलग हो जाते हैं, माणिक्यलाल वर्मा, इन सबके थॉट्स मिलने जुलने शुरू नहीं होते हैं, मतलब मिलते नहीं है। तो इस वजह से जो है ये आंदोलन भी एक तरीके से अपना ठंडा पड़ जाता है। तो ये बरड आंदोलन है अपना बूंदी का। इसके बाद गुर्जर आंदोलन भी होते हैं, 1936 से 45 तक गुर्जर आंदोलन होंगे। इसके भी कारण वही है, कष्टदायी कर, ठीक है। गुर्जर जो जाति है ना बेसिकली पशुपालन जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा पशुओं को पालना, पशुपालन करना इनका जो पेशा होता है। तो इनके जो सामाजिक मुद्दे थे उनमें हस्तक्षेप करने लग जाते हैं राज्य के कानून, ठीक है। तो मृत्यु भोज यानी नुक्ता प्रणाली को बंद कर देते हैं। फिर पशु गणना चालू कर देते हैं। पशु गणना चालू करेंगे तो गुर्जर समाज के लोग को लगेगा कि ये पशु को इसलिए गिन रहे हैं ताकि ये चराई कर को और ज्यादा बढ़ा सके, है ना, और चराई कर को वैज्ञानिक बना सके। तो इस वजह से हमें नुकसान है, तो किसानों को नुकसान होता है। इस वजह से पशु गणना पर भी ये सहमति नहीं बन पाई। फिर राज्य की कृषि विस्तार की नीति भी एक जारी थी कि राज्य बूंदी राज्य हमेशा चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा हमारा एग्रीकल्चर लैंड हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कृषि कर सके। तो बड़ा एग्रीकल्चर लैंड होगा तो जो चरवाहे होते हैं उनको क्या है, नुकसान ये होता है कि जो उनकी जो पशु जहां पे चरते हैं ना वो चरवाई भूमि भी एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आ जाती है। तो चरवाई भूमि उस वजह से वो कंट्रोल करने के लिए राज्य की कृषि विस्तार की नीति के भी विरोधी थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है अपन देखते हैं कि 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली से एक आंदोलन का आरंभ होता है। और हिंडोली वाले आंदोलन में गुर्जर, मीणा और अन्य सारी पशुपालक जातियां जो है उसमें आंदोलन में शामिल हो जाती है। 7 नवंबर 1936 को एक आयोग बनाया जाता है और उस आयोग में बूंदी के दीवान द्वारा ये आयोग बनाया जाता है। और उसमें न्याय, राजस्व और गृह विभाग के सारे जो अपने अधिकारी हुआ करते थे उनको शामिल किया जाता है। और इनका काम यह था कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं या पशुपालकों की, गुर्जर समाज के लोगों की, इन सारी शिकायतों की है वो जांच की जाए, ठीक है। तो 1939 में लाखेरी से पुनः आंदोलन शुरू होता है और तोरण की बावड़ी में जो लाखेरी में जो आंदोलन शुरू हो रहा है वो तोरण की बावड़ी से हो रहा है, ठीक है। उनके नेता थे भंवरलाल जमादार, गोवर्धन चौकीदार, रामनिवास तांबोली। तो ये भी नाम याद रख लेना, क्या पता भविष्य में एग्जाम से मैं आपसे पूछ रहे। भंवरलाल जमादार, गोवर्धन चौकीदार, रामनिवास तांबोली, ठीक है। तो 1945 में जो है ये आंदोलन अपना शांत हो जाता है। बाद में 1942 के आसपास एक बार फिर से आप देखोगे कि ये जो आंदोलन है ये अपने हिंडोली क्षेत्र में वापस दिखाई देता है 1942 के आसपास। लेकिन 1942 में जाके ये शांत होगा अपना, ठीक है। तो एक गुर्जर आंदोलन है, एक कास्ट स्पेसिफिक आंदोलन है और ये जो है अपना उसी क्षेत्र में फैलता है और उसी क्षेत्र में शांत हो जाता है 1945 तक। इसके बाद देखते हैं ब्रज में जो है, ब्रज में किसान आंदोलन में देखते हैं तो सबसे पहले जो है भरतपुर और अरवल दो क्षेत्र जो है अपने ब्रज में आते हैं, ठीक है। तो भरतपुर में जो है, भरतपुर की आप कंडीशन देखोगे तो भरतपुर में लगभग 95% जो भूमि है वो खालसा भूमि है, ठीक है। तो भरतपुर में जो है कंपेरेटिवली राजस्थान के अन्य रियासतों के मुकाबले भरतपुर में किसानों पर शोषण भी कम होंगे। कारण क्योंकि 95% खालसा राज्य कंट्रोल कर रहे हैं, जागीरदार बिल्कुल भी बीच में नहीं है ना। तो 95% खालसा भूमि है वहां पर। और वहां पर खालसा में जो होता है वो लंबरदार और पटेल नाम के दो अधिकारी हुआ करते थे। अधिकारी नहीं है डायरेक्ट, है ना, ये किसानों में से कुछ लोगों को लंबरदार या पटेल बना दिया जाता था और वो वहां से राजस्व कलेक्ट करके सीधा किसको भेज देता था, वो भरतपुर राजा को भेज देता था, ठीक है। उसको उसमें से कुछ एक परसेंटेज मिल जाता था, तो उसके एवज में ये काम किया करता था, ठीक है। तो लंबरदार और पटेल जो है वो लगभग किसान ही हुआ करते थे बेसिकली, ठीक है। 1931 में भरतपुर राज्य ने क्या किया, एक नया बंदोबस्त बनाया। नया बंदोबस्त ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य की जो है नपाई, जो जमीन होती है उसकी दोबारा नपाई की जाएगी, उस पर टैक्सेशन किस प्रकार से रहेंगे, भू राजस्व किस तरीके का रहेगा, वो सब चीजें जो है इस नए रूप में जो है प्रेजेंट किया जाता है। तो ये नया भू बंदोबस्त जो भरतपुर राज्य द्वारा लगाया गया, उसमें क्या किया गया, भू राजस्व को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू बढ़ जाएगा, भू राजस्व को बढ़ जाएगा, है ना। और भू राजस्व बढ़ जाएगा तो नए किसान जो बेचारे पुराने किसान जो कुछ कम टैक्स दे रहे थे, तो उनके लिए तो एक बर्डन पैदा हो गया ना कि भू राजस्व को बढ़ा के उनके ऊपर डाल दिया गया, ठीक है। तो वहां के जो लोकल पटेल और लंबरदार थे ना, जो इनके लिए वसूली किया करते थे, तो वो भी नाराज हो जाते हैं इससे, क्योंकि वो अपने ही लोगों से, अपने ही किसानों से जो है वो टैक्स वसूल करके फिर राजा को भिजवाते हैं, है ना। और किसानों की हालत इस तरीके की है नहीं, तो किसान खुद भी असमर्थ है लंबरदारों को टैक्स देने के लिए। तो इस वजह से जो है लंबरदार अपनी प्रार्थना पत्र या मांग पत्रों के जरिए वो जो है अपने राज्य को या भरतपुर राजा को अपनी मांगे रखते हैं, लेकिन इसमें जो है कार्रवाई नहीं होती है। इस वजह से 23 नवंबर 1931 को, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लेना, भोजी लंबरदार के नेतृत्व में भरतपुर में 500 किसान
जो है वहां पर जो है आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो भोजी लंबरदार के नेतृत्व में, लंबरदार और पटेलों के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। भोजी लंबरदार वेरी इंपॉर्टेंट, भरतपुर में 500 किसान जो है वो यहाँ पर जो है आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, और भोजी लंबरदार की गिरफ्तारी के बाद ये आंदोलन सुस्त पड़ जाता है। तो ये कोई इतना महत्वपूर्ण आंदोलन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जो है मेव किसान आंदोलन के रूप में शुरू होता है। मेव एक सांप्रदायिक आंदोलन है। ठीक है, तो मुस्लिम एकता, मुस्लिम गठबंधन, इन नारों के साथ जो है मेव किसान आंदोलन शुरू होता है। मोहम्मद हादी के नेतृत्व में 1932 में एक संस्था बनाई जाती है जिसका नाम है अंजुमन खादिम उल इस्लाम। वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है, एग्जाम में पूछी जाती है। 1932, मोहम्मद हादी, इसका भी नाम याद रख लेना आप। ठीक है, उनके नेतृत्व में जो है एक संस्था का निर्माण किया जाता है, और ये एक सांप्रदायिक संस्था हुआ करती थी। जो मुस्लिम जनता है, विशेषकर जो मुस्लिम किसान होते थे, उनको जो है इकट्ठा करने का कार्य किया करती थी, एक जगह संगठित करने का प्रयास करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चौधरी एक यासीन खान नाम के एक नेता थे। ठीक है, वो जो है खरीफ फसल पर जो है लगाम देने के लिए मना कर देते हैं किसानों को। ठीक है, कि आप जो है भरतपुर राज्य को आप लगान बिल्कुल मत दो, खरीफ की फसल का स्पेशली। ठीक है, तो उनके प्रोत्साहन से, चौधरी यासीन खान के प्रोत्साहन से जो है किसानों ने जो है वो टैक्स देने से मना कर दिया। जब टैक्स देने से मना कर दिया तो भरतपुर काउंसिल में जो है ये बात उठने लगी कि क्योंकि भरतपुर राज्य का संचालन उस टाइम पे काउंसिल कर दी थी, तो भरतपुर काउंसिल में ये बात शुरू हो गई कहना कि भाई ये टैक्सेशन नहीं दे रहे। तो जब टैक्सेशन नहीं दोगे, ठीक है, तो क्या करेगी भरतपुर काउंसिल? भरतपुर काउंसिल ने क्या किया कि आप जो है क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहा है ना, इस सांप्रदायिक रूप में आंदोलन हो रहा है। सांप्रदायिक रूप में आंदोलन हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण यही है ना कि हमारी जो भरतपुर काउंसिल है उसमें कोई भी मुस्लिम सदस्य नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एक मुस्लिम सदस्य को शामिल कर लिया, खान बहादुर काजी अजुजुद्दीन बिलग्रामी। इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ बिलग्रामी याद कर लेना, है ना। तो खान बहादुर बिलग्रामी या खान बहादुर काजी बिलग्रामी, कुछ भी याद कर लेना। तो उन्होंने जो है उसको भरतपुर काउंसिल में शामिल कर लिया राजा ने। ठीक है, जैसे भरतपुर काउंसिल में एक बिलग्रामी की एंट्री हो जाती है, उसके बाद ये आंदोलन और ज्यादा भड़क जाता है। ठीक है, और ज्यादा भड़क जाता है, तो और तीव्र हो जाता है। तो फिर भरतपुर राज्य ने सख्ती से जो है इन जो किसान हैं उनसे जबरदस्ती राजस्व वसूलना शुरू कर देते हैं। तो भरतपुर राज्य द्वारा जबरदस्ती राजस्व वसूला गया। उसके बाद फिर 1934 में, है ना, ये सब चीजें घटनाक्रम होती है। 1934 में फिर राजा को समझ में आया कि इनकी मेवों की प्रॉब्लम क्या है, बेसिक दिक्कत क्या है। ये खरीफ की फसल का लगान भी नहीं देते हैं, कभी कुछ भी कर देते हैं। तो इनकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ये जो बिलग्रामी साहब को नियुक्त किया था ना इन्होंने भरतपुर काउंसिल में, उनके नेतृत्व में एक मेव संकट जांच समिति का गठन किया गया। इस मेव संकट जांच समिति ने मेवों की सामाजिक और धार्मिक जो भी समस्या है उनका निराकरण करने के लिए आंदोलन चला है। ठीक है, मतलब ये समिति इस पे कार्रवाई करने के लिए बात करी गई। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी सिफारिशें होगी ना, जो मेवों की सामाजिक धार्मिक समस्याओं के बारे में, तो वह सारी सिफारिशें किसको दी जाएगी? काउंसिल को दी जाएगी, भरतपुर राज्य की काउंसिल को। ठीक है, तो जो भी समस्याएं थी इनकी, जैसे इनको चाहिए था कि अलग से कॉलेज खुले, हमारे अलग से स्कूल खुले, तो मदरसा खोले गए। ठीक है, हमारे लिए जो है ना, हमारे जितने प्रतिशत हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर है उसी आधार पर है, सरकारी नौकरियों में उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये सब जो समस्याएं हैं उनको सोल्व किया गया भरतपुर काउंसिल द्वारा बाद में। तो मेव आंदोलन भी इसलिए ठंडा पड़ गया। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं अलवर में भी किसान आंदोलन होते हैं। तो अलवर में किसान आंदोलन होते हैं उसका महत्वपूर्ण कारण होता है जंगली सुअर। ठीक है, तो जंगली सुअर क्या करते थे? फसल को नष्ट कर देते थे, और राज्य पद पर राज्य ने जो है इनके जो जंगली सुअर है उनके वध पर जो है कानून बना रखा था कि आप जो है जंगली सुअर को मार नहीं सकते। तो अब ये किसानों के लिए समस्या का पॉइंट हो गया कि एक तो किसान की फसलें नष्ट हो रही है, ठीक है, प्लस टैक्सेशन भी आप ठीक ठाक ले रहे हो अलवर वाले। तो इस वजह से जो है अलवर के जो किसान है वो नाराज हो जाते हैं, और 1921 में 1921 में जो है आंदोलन शुरू कर देते हैं। अब जब आंदोलन शुरू कर देंगे तो सरकार जो है ये इस आंदोलन से कन्विंस हो जाती है कि इनकी जो मांग है वो जायज है, और इस वजह से सरकार जो है इनको ये अधिकार दे देती है कि भाई आप जो है जंगली सुअरों को मार सकते हैं। ठीक है, तो ये आंदोलन ऐसे आसानी से खत्म हो जाता है। उसके बाद 1923-24 में अलवर महाराजा जयसिंह हुआ करते थे उस समय, उन्होंने क्या है लगान की दरें बढ़ा दी। तो जब टैक्सेशन में, क्योंकि महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से लगान की दरें भी बढ़ा देते हैं, तो 1923-24 में अलवर के महाराजा जयसिंह ने लगान की दरें बढ़ा दी, और लगान की दरें बढ़ाते किसानों ने वापस आंदोलन शुरू कर दिया। इस बार क्या होता है, एक गलती हो जाती है अलवर महाराजा की तरफ से। वो क्या होता है? नीमूचाणा हत्याकांड के रूप में। ठीक है, तो नीमूचाणा हत्याकांड होता है अपना 14 मई 1925। डेट वेरी इंपॉर्टेंट, 14 मई 1925 वाली तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखनी है आपको। 14 मई 1925 को नीमूचाणा हत्याकांड होता है। इसमें जो है कमांडर छज्जू सिंह हुआ करते थे। तो अलवर राज्य के कमांडर हुआ करते थे छज्जू सिंह, उसने मशीन गनों से फायरिंग की और सैकड़ों किसान उसमें मारे गए थे। ठीक है, तो ये इन्होंने जो एक अखबार, उस टाइम पे अखबार निकला करते थे, गांधी जी यूथ इंडिया निकाला करते थे, एक रियासती अखबार में निकलता था। उस रियासती अखबार में जो है
वो जलियांवाला बाग कांड से इसकी तुलना की जाती है, क्योंकि कमांडर छज्जू सिंह है, इंडियन है एक तो, है ना, ऊपर से मशीन गनों से फायरिंग करके किसानों को मार रहा है। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग जैसी हत्याकांड हो गया ना, तो इसलिए इनको रियासत वालों ने इनको जलियांवाला बाग कहा। और गांधी जी ने अपने यंग इंडिया वाले जो पब्लिकेशन था उसमें जो है जलियांवाला बाग कांड से भी इसको विभत्सकारी बताया कि ये तो जलियांवाला कांड से भी बहुत ज्यादा विभत्सकारी है। कारण क्योंकि एक तो इंडियन जो है गोलियां चला रहा है अपने लोगों पर, तो इसको गांधी जी ने बोला ये दोहरी दोहर डायर शाही है ना, डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड, ये दोहरी डायर शाही है ना। डायर नहीं तो अपने जलियांवाला में गोलियां छुड़ाई थी उस पे कि सामान्य जो लोग थे वहां पे उन पे, उसी तरीके से जो है छज्जू सिंह जो है एक तरीके से डायर है, तो ये दोहरी डायर शाही है ना। दोहरी डायर शाही इसलिए है, एक तो छज्जू सिंह का कानून, ऊपर कौन बैठा हुआ है, महाराजा, अपने अलवर के महाराजा जय सिंह जी का कानून, तो इसलिए ये दोहरी डायर शाही है। फिर इसके बाद जो है लगान पर अलवर राज्य, बाद में क्योंकि जब इतना ज्यादा इसका प्रोटेस्ट हुआ पूरे देश में, तो लगान पर अलवर राज्य लास्ट में राजी हो जाता है और जो है किसानों की मांगे मान ली जाती है और लगान उतना ही वसूला जाता है जो पहले वसूल करते हैं। इसके बाद जो है थोड़ा सा 2-4 नाम याद रख लेना आप, सीता देवी का नाम याद रख लेना एक तो, ठीक है। ये जो है नीमूजाना के किसान रघुनाथ सिंह जी की पुत्री थी और इन्होंने जो है नीमूजाना किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, भविष्य में प्रश्न पूछा जा सकता है सीता देवी से आपसे। फिर अलवर के पुरजन विहार में तिरंगा भी पहरा दिया था कुछ युवाओं ने, ठीक है। तो उन युवाओं पे, क्योंकि जागीरदार का बेटा था तेज सिंह, उसकी राजगद्दी हो रही थी और राजगद्दी के समारोह में कुछ नवयुवकों ने वहां पर तिरंगा झंडा लेके आ गए और उनको लाठियां और गोलियों से जो है भून दिया गया बाद में। तो ये भी एक इवेंट हुआ था अलवर के पुरजन विहार में, ठीक है। तो आप फटाफट से इसको मैं समअप कर देता हूँ क्विक रिवीजन के माध्यम से। तो बूंदी किसान आंदोलन का मुख्य कारण जो है लाग बाग, बेकार, भ्रष्ट प्रशासन और बिजोलिया और राजस्थान सेवा संघ के प्रभाव की वजह से आंदोलन ज्यादा पनपा। इसमें जो है बरड़ किसान आंदोलन जो है 1922 से लेकर 25 तक चलता है। उसमें जो ये आप याद रख लेना, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ और बिजोलिया किसान पंचायत दोनों जुड़े हुए हैं इससे, तो उनकी प्रेरणा से बरड़ में चालू हो जाता है। और 29 मई को यहाँ पर जो है इनका पहला काम होता है कि इनकी जो किसान पंचायतें हैं ना, वो हर जगह आप सभाएं आयोजित कराएगी। तो किसान पंचायतों ने लंबा खेहा, निमाणा, डाबी, गराड़ा, इन सब में जो है अपना सभाएं करनी शुरू कर दी। उसके बाद जो है गिरफ्तार कर लिया गया कुछ किसको, भंवरलाल स्वर्णकार, जिसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, अपने बिजोलिया में जो है कविताएं लिख के लोगों को प्रेरणा दे रहे थे किसानों को, उनको जो है यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके समर्थन में राजस्थान सेवा संघ द्वारा या प्रतीक जी जो है इनके समर्थन में आ जाते हैं और किसान पंचायत का गठन कर देते हैं बिजोलिया की तर्ज पर। कहां पर, अपने बूंदी में, ठीक है। तो उसके बाद जो है अपने सभाएं होती है और उसमें निर्णय लिया जाता है कि राज्य कानूनों की अवहेलना करो आप सब लोग, बूंदी के राजा द्वारा जो भी कानून है उनको मत मानो, और जो भी कर्मचारी है ना बूंदी के, वो अगर आपसे कोई खाद्य सामग्री मांगे तो बिल्कुल भी मत दो, ठीक है। तो उनको पैसा देना तो भी मत दो। तो इस तरीके की जो है वो सभाओं में निर्णय लिया गया। 14 नवंबर 1922 को नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी वजह से आंदोलन और ज्यादा तीव्र हो गया। उसके बाद 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसान सभा थी और डाबी में किसान सभा में इकराम हुसैन नाम के पुलिस अधीक्षक द्वारा नानक बील और देवलाल गुजर को जो है हत्या कर दी जाती है। नानक बील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नाम का गीत लिखा। नैनूराम शर्मा बूंदी के अधिकारियों को पत्र लिखते हैं शांति के लिए, लेकिन नहीं मानते और राजस्थान सेवा संघ में जब फूट पड़ जाती है 1927 में, तो इस वजह से जो है ये बरड़ किसान आंदोलन पूरी तरह से विफल रहेगा। इसमें जो है आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद जो है गुर्जर आंदोलन भी शुरू हो जाते हैं 1936 से 45 में। इसका भी कारण यह है कि कष्टदायी कर है, गुर्जर एक पशुपालक कौम है, मतलब पशुपालक कम्युनिटी है, तो इस वजह से पशु गणना जो है इनके लिए जो है सरदर्द बन गई थी राज्य द्वारा जो जारी की गई थी। और राज्य अपनी कृषि का विस्तार करना चाहता है, तो चरागाह भूमि में ही तो सही तो वो कृषि करी जाएगी। इस वजह से भी जो है ये गुर्जर नाराज थे। प्लस इनके सामाजिक मुद्दों पर भी ये लोग जो है बहुत ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं, मृत्यु भोज को खत्म कर रहे हैं। इस वजह से 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली से ये आंदोलन शुरू होता है। मीणा, गुर्जर और अन्य पशुपालक कम्युनिटी जो है इनके साथ जुड़ जाती है। 7 नवंबर 1936 को एक आयोग बनाया जाता है बूंदी दीवान द्वारा और उसमें बूंदी के न्याय मंत्री, राजस्व मंत्री और गृह विभाग जो है सब जो है शामिल होते हैं और ये यहाँ के जो चरवाहे हैं या गुर्जर समाज है उनकी जो भी शिकायतें उनकी जांच करनी शुरू कर देते हैं। फिर 1939 में जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 1939 में लाखेरी से पुनः आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और फिर जो इनके जो प्रमुख नेता है उनका नाम याद रखे ना, भंवरलाल जमादार, गोवर्धन चौकीदार, रामनिवास तांबोली। 1942 में जो है लाखेरी में भी जब सफलता नहीं मिलती है तो 1942 में वापस हिंडोली से आंदोलन शुरू होता है और लेकिन बाद में 1945 तक ये शांत हो जाता है, ठीक है। तो ये गुर्जर जो नेता है उनकी ज्यादातर बातें मान ली जाती है इसलिए शांत हो जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं भरतपुर में 95% खालसा भूमि है, इसलिए वहां पर लंबरदार पटेल है, किसानों का शोषण भी कम हुआ है, इसलिए आप देखोगे कोई ऐसा बड़ा आंदोलन भी नहीं हुआ, ठीक है।
तो इसमें देखते हैं 1931 में नया भू राजस्व बंदोबस्त आया। तो जब भू राजस्व बंदोबस्त नया आया तो राजस्व बढ़कर आया, तो वहां के पटेल और लांबदार जो है उसका विरोध करते हैं, और उसके विरोध के में जो है प्रार्थना पत्र, मांग पत्र दी जाती है पहले भरतपुर राज्य को। जब नहीं मानते हैं तो 23 नवंबर को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में भरतपुर में 500 किसान आंदोलन कर देते हैं, लेकिन भोजी लंबरदार की गिरफ्तारी की वजह से यह आंदोलन खत्म हो जाता है, स्थगित हो जाता है। उसके बाद मेव किसान आंदोलन देखते हैं। मेव में जो है मोहम्मद हादी 1932 में एक बहुत फेमस संस्थान बनाते हैं, उनका नाम याद रख लेना, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अंजुमन खादिल उल इस्लाम। इस संस्था में जो है ये सांप्रदायिक तरीके की संस्था थी, और ये मुस्लिम जनता को जागरूक करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। चौधरी यासिन मलिक के कहने पर, यासिन खान के कहने पर जो है खरीफ फसल का लगान जो है बंद कर दिया जाता है किसानों द्वारा। और भरतपुर काउंसिल में जो है बिलग्रामी जी की नियुक्ति के बाद जो है यह आंदोलन और ज्यादा तीव्र हो जाता है। जबरदस्ती जब तीव्र हो जाता है तो यहाँ के जो राजा हैं वो जबरदस्ती जो है इनसे राजस्व वसूलते हैं, और जब जबरदस्ती राजस्व वसूला जाता है तो 1934 में एक मेव संकट समिति बनाई जाती है बिलग्रामी जी के नेतृत्व में, और वो मेवों की सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के निराकरण के लिए बनाई गई थी। और बाद में जब इनके प्रोविजंस आते हैं तो उनको प्रोविजन को भी भरतपुर राज्य लागू कर देता है। इस वजह से जो है ये पूरा आंदोलन ठंडा हो जाता है। फिर अलवर वाले क्षेत्र में भी किसान आंदोलन हुए, कारण उसका जंगली सुअर हुआ करता था। 1921 में आंदोलन किया तो सरकार राजी हो गई कि वैलिड मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो इस वजह से सरकार ने जंगली सुअर को मारने के लिए जो है किसानों को आदेश दे दिए कि कोई दिक्कत नहीं, आप मार सकते हैं। 1923-24 में बाद में अलवर महाराजा थे जयसिंह जी, वो लगान बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो जब लगान बढ़ जाएगी तो किसान आंदोलन वापस शुरू हो जाएंगे। तो नीमू जाना में जो है 14 मई 1925 को एक हत्याकांड होता है। उसके कमांडर हुआ करते थे छज्जू सिंह द्वारा निर्मम मशीन गनों द्वारा फायरिंग की जाती है और बहुत सारे किसान मारे जाते हैं। रियासत में और गांधी जी की यंग इंडिया में इसको जलियांवाला बाग बताया जाता है। यंग इंडिया में तो जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया गया है इसको। और इस जो कृत्य हैं छज्जू सिंह के कृत्य, उसको डोहरी दायरशाही कहा जाता है ना। तो लगान पर अलवर राज्य बाद में राजी हो जाता है, और जब लगान पर अलवर राज्य राजी हो गया तो फिर यह आंदोलन खत्म हो जाता है। इसमें दो नाम याद रखना, सीता देवी का जो नीमू जाना में महिलाओं का नेतृत्व करती है, रघुनाथ सिंह जी की पुत्री है, और अलवर के पुरजन विहार में तिरंगा गाड़ा जाता है। और उसमें जो है जागीरदार का पुत्र हुआ करता था तेज सिंह, उसके राजगद्दी समारोह के विरोध में तिरंगा लगाया जाता है। उसमें जो है उन पर लाठियां और गोलियां चला दी जाती है, और वो युवक को जो है ये आंदोलन भी विफल कर दिया जाता है। इस तरीके से ये अपने राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन थे। मुझे लगता है कि किसान आंदोलन में इससे ज्यादा प्रश्न बाहर आपके कहीं नहीं जाएंगे, और ये मैंने बहुत डीप में पढ़ा दिए, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ा दिए, ठीक है। इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी नहीं, और इससे ज्यादा मैटर है भी नहीं राजस्थान के किसान आंदोलन में, ठीक है। और आप फिर मोटे मोटे पोथे खोलना चाहो तो वो पूरे पढ़े हैं, और उसमें फिर ज्यादा फायदा है भी नहीं, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शनल प्लस दोनों की तैयारी होगी, जीएस की भी तैयारी होगी, ऑप्शनल की भी तैयारी। और राजस्थान में जो जीएस का पेपर बनता है ना, वो लगभग ऑप्शनल जैसा ही पेपर बनता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप फर्स्ट ग्रेड में, मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा मुश्किल प्रश्न आपको न तो राजस्थान उसमें मिलेंगे ऑप्शनल वाले पेपर में, जीएस वाले पेपर में तो कोई संभावना ही नहीं है इससे मुश्किल पेपर बनने की, ठीक है। तो ये था अपना पूरा किसान आंदोलन वाला लेक्चर। और इसमें जो है आप भविष्य में आप ये मान सकते हैं कि कल अपन, क्योंकि राजनीतिक जागृति पढ़ेंगे राजस्थान में, तो राजनीतिक जागृति और अपना ये प्रजामंडल वाले लगभग कॉमन से टॉपिक है। तो प्रजामंडल में अपन देख लेंगे राजनीतिक जागृति किस प्रकार से, 3-4 लेक्चर में अपन प्रजामंडल खत्म कर देंगे, और एक लेक्चर में अपन अपना जो एकीकरण वाला है वो कंप्लीट कर देंगे। और यही इतना ही राजस्थान पढ़ सकते हैं अपन। और ये अपने लगभग कितनी क्लासेस हो जाएगी, ये अपने लगभग 30-35 क्लासेस हो जाएगी। और इसमें जो मैटर आएगा अपने 30-35 क्लासों में लगभग 6-7 क्वेश्चन का मैटर आएगा, ठीक। तो ये चीजें अपन कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद इंडियन वाला देख लेंगे। इंडियन में भी 5-6 क्वेश्चन आते हैं, और 5-6 क्वेश्चन को कोशिश करेंगे वो भी 15-20 लेक्चर में हो जाए। तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि पूरा मॉडर्न दिया हुआ है, और प्लस थोड़ा सा एंशिएंट कल्चर का भी है, एंशिएंट और थोड़ा मिडाइवल का, मुगल का, काल का कल्चर है, तो उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लेकिन अपन कोशिश करेंगे, प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना सफल रहते हैं, है ना। मेरे लिए भी कुछ नया, तो अपन देखते हैं उसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो किसान आंदोलन अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।